हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, भारत में विपणन व्यवहार अर्थात मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। तो यह मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का आज दूसरा लेक्चर है। इस दूसरे लेक्चर में आप पढ़ेंगे ग्रामीण विपणन वातावरण अर्थात रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला लेक्चर आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं, मुझे देख बड़ा अच्छा लगा। और जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। लेकिन एक बार और कहना चाहेंगे कि जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है ग्रामीण विपणन वातावरण, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यह जो ग्रामीण विपणन वातावरण है, यह दो शब्दों से समझिए मिलकर बना है। एक तरफ आपका ग्रामीण और दूसरा तरफ वातावरण माने एनवायरनमेंट। जो रूरल मार्केटिंग का एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे चारों तरफ है वो क्या है, वही एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए ये हमारा छोटा सा ये रूरल मार्केटिंग क्या है, रूरल मार्केटिंग। ये क्या है, ग्रामीण विपणन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ग्रामीण विपणन। इस ग्रामीण विपणन के अगल बगल दाएं बाएं जो भी चारों तरफ हमें चीजें दिखाई देती, जो माहौल क्रिएट होता, जो वातावरण रहता, जो उधर का समझिए कि हालात रहते हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के कल्चर्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों की सोच क्या है, वहाँ की आदतें क्या हैं, उनकी रुचियाँ क्या है। इस जब रूरल मार्केटिंग के चारों तरफ ये सब दिखाई देता है, कोई भी समझिए कि मार्केट हो, कोई भी प्लेस हो, वहाँ के अगल बगल का जो माहौल होता उसी को इन्वायरमेंट कहा जाता। तो यहाँ ग्रामीण मार्केटिंग का मतलब है कि जो गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा मार्केट है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आपने ग्रामीण विपणन ही पढ़ा था, रूरल मार्केटिंग ही पढ़ा था। तो ये जो गांव का जो बाजार है, उस बाजार का अगल बगल क्या इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट पे सोचेंगे कि कैसा इन्वायरमेंट, सोचेंगे कि मार्केट में देखते होंगे, गांव के मार्केट में वे सारी चीजें उपलब्ध होती हैं जो उस एरिया में, जो वहां के लोगों को, जो वहां के उपभोक्ता है, उनकी जरूरत हो। उस उनकी जरूरत के अतिरिक्त कोई अन्य सामान ऐसी नहीं है कि जहां पे वो बिकती है। जैसे मान लीजिए गांव का कोई मार्केट है, तो हमारे आप में जरूरत की चीजें क्या आती है, खाने पीने की चीजें, थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह की चीजें, और भी जितनी नेसेसरी वस्तुएं हैं, आइटम्स है, उसकी जरूरत पड़ती है। अब सोचेंगे कि गांव में साइकिल का दुकान हो, गाय गाय में क्या नाम है, गाड़ी की एजेंसी हो, तो ये नहीं होता है। अर्थात वहां का इन्वायरमेंट क्या है, उपभोक्ता की जितनी जरूरत की चीजें हैं बस उतने ही था। और उतने ही नहीं, ग्रामीण एरिया में देखे होंगे खास तौर से सस्ते सामानें ज्यादा बिकती हैं, सस्ते सामानें ज्यादा बिकती हैं, जबकि इस अर्बन एरिया में सस्ते और महंगे हर टाइप की सामानें बिकती हैं। इसलिए ग्रामीण एरिया में सस्ती सामानें ज्यादा बिकती हैं क्योंकि यहाँ के लोग, जनता अभी काफी गरीब है, कृषि पर निर्भर है और आमदनी का कम स्रोत है। इसलिए ये क्या चाहते हैं लोग कि सस्ते दामों में हमको वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ये वहाँ का इन्वायरमेंट है। और भी वहाँ पे है कि ग्रामीण एरिया में किस टाइप के लोग कपड़े पहनते हैं, बच्चे की रुचि क्या है, उनकी रुचि के अनुसार वस्तुएं को मंगाते हैं। तो यही हमारा इन्वायरमेंट, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हमारा मार्केट है, मार्केट के बाहर उपभोक्ताओं में क्या रुचि है, क्या वहाँ की हैबिट, क्या उनकी आदतें हैं, क्या उनकी कल्चर है, कल्चर के अनुरूप जब वो मार्केट किया जाता है तो ही हमारा रूरल मार्केटिंग होता है। और उसी के साथ साथ वो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। अर्थात ग्रामीण विपणन इन्वायरमेंट क्या है कि ग्रामीण विपणन इन्वायरमेंट का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अगल बगल जितने भी जो वहाँ की संस्कृति, रीत रिवाज, कल्चर्स वगैरह होती है, जो उस बाजार की दशा को प्रभावित करे, तो उसी को ग्रामीण विपणन वातावरण कहा जाता है।
यह ग्रामीण विपणन वातावरण का क्षेत्र काफी वैसे विस्तृत भी कह सकते हैं और लघु भी कह सकते हैं, लेकिन इसके क्षेत्रों को कई पार्टों में हमने बांटा। ग्रामीण विपणन वातावरण में परिवर्तन, या ऐसे समझिए, ग्रामीण विपणन वातावरण ग्रामीण विपणन वातावरण, ठीक ना, एक सेकंड। हाँ, ग्रामीण विपणन वातावरण के क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है ये काफी बड़ा है। इसके क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है, ये किस टाइप के परिवर्तन होते हैं, इसको हमने कई भागों में बांटा। आइए हम इधर से बताना शुरू करें। जो इसके क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को पहले पार्ट में बांटा गया है। ये हम उल्टा लिख रहे हैं इसलिए ताकि उधर से इधर हटते जाएंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। पहला है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? रूरल मार्केटिंग में समाज का काफी बड़ा रोल है, काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि समाज ही वहां के रूरल मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उस समाज में जातिगत समाज होता है, और यह जातिगत जो समाज होता है एक अच्छा मजबूत स्थिति में होता है। एक ऐसा समाज है जिसमें सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपस में प्रेम भाईचारा बना रहता है। जबकि अर्बन एरिया में उतना नहीं है, लेकिन रूरल एरिया में काफी है, सबसे प्रेम व्यवहार भी रहता है। और यह जो समाज है यह रूरल मार्केटिंग को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है। इसमें इस सामाजिक परिवर्तन में क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन में उस व्यक्ति की, मतलब उस समाज की रुचि, आदत, फैशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वही नहीं, इनकी जो भी जीवन शैली है, इनका जो व्यवहार है, ठीक ना, इनका जो कल्चर है, ये ज्यादा इफेक्टेड करता है, क्योंकि इसी के अनुरूप रूरल मार्केटिंग किया जाता है। यदि इनमें कोई परिवर्तन होता है तो रूरल मार्केटिंग में भी जो बिजनेसमैन रहता है वो भी चेंजेस करता रहता है, क्योंकि इनकी जो इच्छा होगी वही चीज मंगाएगा। उसे लगेगा कि कस्टमर इस चीज का ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो उसी चीज को वो मंगाने का प्रयास करेगा। रूरल मार्केटिंग सामाजिक परिवर्तन में बहुत सारे कारक होते हैं जो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। कौन कौन सा है? एक सामाजिक कारक। पहला क्या है? सामाजिक कारक। सामाजिक कारक का मतलब है कि समाज जो चाहेगा वही रूरल मार्केटिंग में बिकेगा, क्योंकि वह व्यापारी वही चीज लाएगा जो पब्लिक मांगेगी, वहां की जनता मांगेगी, वहां के समाज मांगेगी। और जो भाई जिस चीज की जरूरत नहीं होगी, जो नहीं मांगेगी, उसको ले आकर पैसा क्यों फंसाएगा, बिकेगा ही नहीं। और दूसरा होता है मानविकी कारण। दूसरा क्या है? मानविकी कारक। मानविकी कारक का मतलब क्या होता है? मानविकी कारक का मतलब होता है कि वहां के रहन सहन, ठीक ना, विज्ञापन, विक्रय कला, रणनीति। मानविकी कारक में क्या आता है? उनका रहन सहन, ठीक ना, या विक्रय कला या विज्ञापन भी इसी में आ जाता है। ये सब रीजन होते हैं। मतलब कि दुकानदार कस्टमर के कल्चर के हिसाब से माल बेचने का प्रयास करता है। विज्ञापन में आ जाइए, वो विज्ञापन भी करता है, ऐसा नहीं है कि विज्ञापन नहीं करता है। शहरों में तो बड़े बड़े होल्डिंग, बैनर्स, टीवी, रेडियो, मोबाइल्स के तमाम प्रचार हो रहे होते हैं, लेकिन
ग्रामीण एरियो में भी एडवर्टाइज होता है, लेकिन उसका रूप रंग कुछ एडवर्टाइज का अलग होता है। ये मानविकी कारक। और लास्ट एक है भौतिक कारक। तीसरा क्या है? भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होता है? भौतिक कारक में माने होता है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता जिस चीज का डिमांड करेगा वही चीज आएगा। ठीक ना? आगे बढ़िए। इसमें दूसरा कारक क्या है? सेकंड कारक बी है आर्थिक परिवर्तन। क्या है? आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। आर्थिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ग्रामीण विपणन के अंतर्गत इकोनॉमी जो हमारी होती है यह कहां तक इफेक्ट करती है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में अभी मैं बताया कि बहुत महंगी क्वालिटी की वस्तुएं नहीं बिकती हैं, सस्ती क्वालिटी की वस्तुएं बिकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं, उनके पास उतनी आमदनी नहीं होती है, उतना पैसा नहीं होता कि महंगी से महंगी वस्तुओं को खरीद सके। और जिनको खरीदना रहता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा सा होता है तो बड़े शहर में चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में महंगे सामानों को दुकानदार नहीं लाता। तो ये आर्थिक रीजन के वजह से भी हमारा ग्रामीण विपणन इफेक्टिव करता है, अर्थात ये हमारा एक इन्वायरमेंट है। इसके भी निम्न कारक पर निर्भर करता है। वह कौन कौन सा कारक है? पहला है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मतलब होता है कंपटीशन। ग्रामीण एरिया में भी मार्केटिंग में कंपटीशन होता है। एक दुकान खुल गई तो दूसरी दुकान खुलेगा, तीसरी दुकान है, सेम वस्तुओं को बेचे जाएंगे। अब वहां पे कोई भी रूरल मार्केटिंग वाला जो सेलर होगा, विक्रेता होगा, वह सामानों को अधिक दाम पर नहीं बेच सकता, मिनिमम मार्जिन पर बेचेगा, क्योंकि उसका कंपटीटर ऑलरेडी मौजूद है वहां पे। तो उसे प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ता है। अगला दूसरा इसका रीजन है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? वह देखता है कि हमारे क्षेत्र में किस टाइप के कंज्यूमर हैं, उसी के अनुरूप वो क्या करता है? माल मंगाता है। तीसरा क्या इफेक्ट करता है? मूल्य। ग्रामीण एरिया में जो ग्रामीण विपणन होता है उसका मूल्य पर भी ज्यादा इफेक्ट होता है। देखते होंगे गांव में काफी लोकल सामानें ज्यादा बिकती हैं, इसलिए कि उनकी प्राइस कम रहती है, कोई भी कंज्यूमर उसे आसानी से खरीद सकता है। भाई दुनिया में या देश में सभी एक तरह से तो लोग हैं नहीं, गरीब भी हैं, अमीर भी है, कम पैसे वाले भी हैं, थोड़ा सा पैसे वाले, मिडिल क्लास भी है, हाई क्लास भी है, सब तरीके के। और सभी का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है भी नहीं। जो नीचे वर्ग के हैं तो भाई वो कम पैसे में ही काम चलाएंगे, तो उनके लिए प्राइस ज्यादा इफेक्ट करता है। अगला है नैतिक परिवर्तन। अगला क्या है? नैतिक परिवर्तन। नैतिक परिवर्तन क्या होता है? नैतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ग्रामीण एरियो में बिजनेस चलाना काफी कठिन होता है, वो सामाजिक व्यवहार पर ज्यादा चलता है। संबंध अच्छे रहेंगे, उसका मतलब बिजनेस का एक अच्छे बिजनेस का गुण होगा, ईमानदार होगा, भरोसेमंद होगा, तो उसका बिजनेस चलेगा। और जो थोड़ा सा ज़्यादा चालाकी करेगा उसका बिजनेस ग्रामीण एरिया में नहीं चल पाता, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता। लेकिन जो भी रहता है उसमें उसका समाज का, लोगों के संपर्क का, संबंधों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक ना? तो ये हमारे 3 कारण। चौथा इसका कारण, इसका तीसरा है राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन क्या? ये जितना भी दिख रहा है सब हेडिंग है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक परिवर्तन भी ग्रामीण विपणन में ज्यादा इफेक्टिव होता है। राजनीतिक विपणन परिवर्तन क्या होता है? देखे होंगे देश में जब राजनीतिक उथल पुथल होती है, सरकारें बदलती हैं, या सरकार की मूल्य नीति कुछ और होती है, कर नीति कुछ और होती है, जिसके कारण वस्तुओं के दाम में वृद्धि होने लगती है, तो ये भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तब यहाँ पे ग्रामीण विपणन हमारा क्या होता है? प्रभावित होता है। अर्थात सामान्य सस्ते से महंगे हो जाते हैं, महंगे से और महंगे हो जाते हैं, क्योंकि सरकार मूल्य नीति में यदि परिवर्तन नहीं करती है, उस पर नियंत्रण नहीं करती है, कर का बोझ और लगाती है,
तो इसकी वजह से भी ग्रामीण विपणन प्रभावित होता है। अगला इसमें राजनीतिक परिवर्तन का अतिरिक्त है भौतिक परिवर्तन। डी हमारा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसमें पॉइंट नहीं है इनमें। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। भौतिक परिवर्तन में होता है कि जब उत्पादक सीधे उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने में समर्थ रहता है या सुविधाएं प्रदान करता है, तो वहां पे ग्रामीण विपणन थोड़ा सा और ऊपर की ओर आता है, क्योंकि उपभोक्ता को यह लगता है कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो सीधे हमारे होम डिलीवरी हो जा रहा है। उतने ही नहीं, आसानी से सुलभ और सस्ती वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसी भी सुविधाएं रहती हैं। उनके घर तक पहुंचाने की, फोन किए उतना कमाल आ गया घर पे। ग्रामीण विपणन में ऐसा भी होता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनके गार्जियंस बाहर रहते हैं, महिलाएं हैं, सामान लाने में असक्षम हैं, तो ग्रामीण विपणन में क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, अच्छा संपर्क रहता है। फोन कर दिए कि भैया हमारे यहाँ ये चाहिए, तो वो दुकानदार ले आके आपके यहाँ पहुंचा देगा। ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला है प्रौद्योगिकी परिवर्तन। यहाँ लिख दे रहे हैं ई, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, मतलब कि जब फैक्ट्रियां, कल कारखाने उसी प्रोडक्ट को नए रूप में निकालती हैं, नया नया संशोधन करके निकालती हैं, नए आविष्कार करके निकालती हैं, नई तकनीकियों के माध्यम से निकालती हैं कि ताकि मार्केट में उसका वर्चस्व बना रहे, एक साथ के साथ दूसरा ऑफर भी दे देती हैं। तो इस तरह के जब मार्केटिंग में परिवर्तन होता है तो इसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक था आपका ग्रामीण विपणन वातावरण, ये जितने भी रीजन अभी बताए कि जो हमारा अभी ग्रामीण विपणन है, ग्रामीण जो विपणन है, ग्रामीण विपणन को इतने चीज इफेक्टेड करते हैं, इतने चीज क्या है, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से चीज प्रभावित करते हैं, इसको संक्षिप्त में यहां भी बता दे रहे हैं। एक सामाजिक परिवर्तन जो फर्स्ट लिखे, दूसरा क्या है, आर्थिक परिवर्तन, ये भी इफेक्ट करते हैं, और तीसरा क्या परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, और चौथा अगला क्या है, भौतिक परिवर्तन, और क्या है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। यह जो ग्रामीण विपणन के ये जो चारों तरफ घेरा हुआ है, ये इसी समूह को क्या कहा जाता है, वातावरण कहा जाता है। कौन सा वातावरण, ग्रामीण विपणन वातावरण। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ, ग्रामीण विपणन वातावरण। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, जितना पॉइंट लिखे हैं सब हेडिंग है। इसके बाद आपको मैं बताता हूं भारत में कृषि उत्पादों का विपणन, सेकंड टॉपिक है। तो जल्दी से नोट करिए, एक सेकंड के लिए हट जा रहे हैं। नोट कर लिए होंगे, आइए मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ये थोड़ा सा इंक डाल लें। ग्रामीण विपणन वातावरण भी टॉपिक हटा दें, क्योंकि अब दूसरा टॉपिक चलेगा। अब जो है भारत में कृषि उत्पादों का विपणन। भारत में कृषि उत्पादों का विपणन।
भारत में कृषि उत्पादों का विपणन, ध्यान दीजिएगा। यह क्या होता है, थोड़ा सा इंक डाल लें आप लोग। पॉइंट आप लोग सब नोट करते जाइएगा, ठीक ना। इसमें भी डाल दें। भारत में कृषि उत्पादों का विपणन, आइए कुछ बताते भी रहे कि भारत में कृषि उत्पादों के विपणन में आप पढ़ेंगे कि जो भी कृषि से रिलेटेड वस्तुएं भारत में बेची जाती हैं, जो भी कृषि से रिलेटेड वस्तुएं भारत में बेची जाती हैं या क्रय विक्रय उनका किया जाता है, तो कृषि उत्पादों का उन्हें विपणन कहा जाता है। अब आइए बता रहे हैं, खास तौर से अपने देश में लगभग 70% पॉपुलेशन ऐसा है, क्या है, जनसंख्या ऐसा है आज भी, वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर। आज के देश में लगभग 70% माने 70% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पर निर्भर है। और यहाँ पे जो भी की कृषि से संबंधित उत्पाद है, किससे उत्पाद है, कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है, इनका जब विपणन किया जाता है, क्या किया जाता है, विपणन किया जाता है, माने मार्केटिंग किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, तो उसी को कृषि उत्पादों का विपणन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसे विपणन किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक जितने भी कृषि पदार्थ है, जितने भी हमारे कृषि पदार्थ है, इनको पहुंचाने, लाने, ले जाने, क्रय विक्रय करने या सेवाएं प्रदान करने से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो कृषि उत्पादों के विपणन के अंतर्गत आते हैं। इसमें दिया गया है कि ये किसान के द्वारा जब भी कृषि उपज किया जाता है, कृषि क्रिया की जाती है, तो जब किसान जितनी भी कृषि क्रिया करता है तो उसके द्वारा सबसे पहले अनाजों का एकत्रीकरण किया जाता है, उसका प्रमाणीकरण किया जाता है, मैंने छांटा जाता है कि कौन बढ़िया है, कौन थोड़ा सा लो क्वालिटी है, कौन सबसे निम्न क्वालिटी है, और उसे बाजार तक, बिक्री के लिए बाजार तक ले जाया जाता है और फिर उसका विक्रय किया जाता है कि ताकि उपभोक्ता तक आसानी से पहुंच सके। तो उसे क्या कहा जाता है, भारत में कृषि उत्पादों का विपणन कहा जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि भारत में कृषि विपणन के क्या दोष है, या कृषि उपज की बिक्री के समय किसानों को कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इधर मैं लिखता हूं, कृषि विपणन के दोष, ध्यान दीजिएगा, कृषि विपणन के दोष। इसको या करके ये भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन इस पर यह भी बन सकता है कि कृषि उत्पादों के विपणन से क्या आशय है, कृषि विपणन के दोष बताइए, या ऐसे भी हो सकता है कृषि उपज की बिक्री के समय किसानों की समस्या। कृषि उपज की बिक्री के समय किसानों को समस्याएं, किसानों को समस्या। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा है कि कृषि विपणन करने से मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम कर रहे हैं, मतलब एक किसान के द्वारा जितने भी उत्पादित फसल है या फसल से रिलेटेड जो भी चीज है उसका जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्या दोष है, या ऐसे भी हो कृषि उपज की बिक्री के समय किसानों को कौन कौन सी समस्याएं आती है। आप मैक्सिमम जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, देखे होंगे कि अधिकांशतः लोग ग्रामीण क्षेत्रों से ही है, शहरी क्षेत्र से भी है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं वो उसको भली भांति समझ सकते हैं कि आपके यहाँ जो भी ये अनाज होता है, कृषि उपज होती है,
अब वो किसान जब मार्केट में बेचता है तो उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या है कि कृषि जीवन का एक रास्ता है। क्या है? कृषि जीवन का एक रास्ता है, एक रास्ता है। ये भी एक समस्या। जितने भी दुनिया में लोग हैं, चाहे बड़े हों या छोटे, जो कृषि उपज निकलती है, जो मतलब अनाज निकलता है किसानों के द्वारा, वही लोग सभी लोग खाते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। खाते हैं कि नहीं खाते? और वही उनके जीवन का मुख्य आधार भी है। तो कृषि जीवन का एक रास्ता है। इसका मतलब यदि हम खेती नहीं करें या जितने भी देश के किसान हैं खेती करना बंद कर दें तो लोग कहाँ आ जाएंगे? कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या पैसे वाले हो, कोई भी या बिजनेसमैन, कहाँ से आना जाएगा कि वो खरीदेंगे, बेचेंगे और खाएंगे? एक समय आएगा जहाँ सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कृषि ही समझिए कि पूरी पृथ्वी पर एक जीवन का मुख्य आधार है। अब यह कृषि का कार्य करता कौन है? किसान करता है। किसान जब करेगा तो अपनी उपज को मार्केट में ले जाएगा, लेकिन जो किसान है वह बड़ा व्यापारी तो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका काम कृषि कार्य है। वो फसल जैसे ही खेती से आती है तो ग्रामीण एरिया में ही जो ही खरीदने वाले होते हैं अनाजों को, उनको वो डायरेक्ट दे देता। वो थोड़े किसान लेके जाएगा अपना बेचने के लिए बड़े मंडी में, नहीं ले जाता। हाँ, कुछ लोग दे जाते हैं जो ज़्यादा खेतिहर है, लेकिन सबके पास मतलब 1-2% होते हैं, लेकिन बाकी 98% तो समझिए कि खेतई में चाहे गाँव ही में बेच देते हैं। ले जाओ भाई ले जाओ, और सस्ते दामों पर बिक जाता है। तो सबसे वह है जीवन का भले एक रास्ता है, लेकिन उनकी उपज का, उनकी मेहनत का सही पारिश्रमिक उनको नहीं मिल पाता। ठीक ना? उसके बाद से कृषि उपजों का एकत्रीकरण, दूसरी दोष है इसका, कृषि उपजों का एकत्रीकरण। कृषि उपजों का एकत्रीकरण। कृषि उपजों का एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है? जो भी किसान के द्वारा उत्पादित फसल है, दूसरी समस्या आती है उसको कलेक्शन करना। पूरा ट्रक का ट्रक एक ही जगह से नहीं मिल जाएगा, वो कई लोगों के यहाँ से कलेक्शन होगा तब जाके एक ट्रक पूरा हुआ। तो उसका एकत्रीकरण भी करना काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि वो कई घर जाएगा, कई घरों से वो फसल मैंने अनाज को लेगा, तब धीरे धीरे भरते भरते 10-20-50 लोग से लेगा तो जाके एक ट्रक पूरा होगा, ताकि उसका बिजनेस है वो यहाँ से वहाँ तक लाने ले जाने, खरीदने बेचने का कार्य करता है। तो तीसरी समस्या है प्रमापीकरण व वर्गीकरण का अभाव। तीसरा है प्रमापीकरण व वर्गीकरण का अभाव। प्रमापीकरण व वर्गीकरण का अभाव का मतलब क्या है कि जो भी ग्रामीण विपणन के अंतर्गत जो भी बिजनेसमैन है या जो भी अनाजों को कलेक्ट करता है, तो वह ध्यान दीजिएगा, वो सभी अनाजों को, मतलब जैसे गेहूं है तो गेहूं को, धान है तो धानों को, चाहे जिस क्वालिटी को, एक ही रेट से तोलता है। लेकिन सही ये है उसका प्रमापीकरण और वर्गीकरण कर दिया जाए। प्रमापीकरण मतलब कि उसको प्रमापित कर दिया जाए कि ये ग्रेड का कौन है, बी ग्रेड का कौन है, उसे 2-3 पार्टों में बांट दिया जाए। सभी का एक मूल्य नहीं लगाया जा सकता। जो अच्छी क्वालिटी का है उसे अच्छा रेट, जो थोड़ा निम्न है तो थोड़ा सा उसका कम रेट, जो सबसे निम्न है उसको और कम रेट। वह किसानों से ऐसे ही खरीदता है, लेकिन वो आगे ले जाकर डिवाइड कर देता है। तब प्रमापीकरण और वर्गीकरण का अभाव पाया जाता है। अगला है परिवहन के साधनों का अभाव। अगला है परिवहन के साधनों का अभाव। साधनों का अभाव। ग्रामीण विपणन में चौथी सबसे बड़ी समस्या है कि परिवहन के साधनों का अभाव पाया जाता है। देखते होंगे किसी भी ग्रामीण एरिया में किसान यदि अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी क्यों नहीं ले जाता है? उसके पास संसाधन नहीं है। किससे ले जाएगा? सोचता है कि ले जाएंगे, भाड़ा ला देंगे, उस पर लेके जाएंगे, पूरा दिन लगेगा, वहां उतरवाएंगे, उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी, प्लस गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा, उससे बढ़िया यहीं बेच दें।
बड़े तनिक कम ही मिले। तो ग्रामीण एरिया में परिवहन के साधनों का अभाव पाया जाता है। यही शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी माल कहीं भी जा सकता है। अगला है संग्रहण व भंडारण की सुविधाओं का अभाव। संग्रहण व भंडारण की सुविधाओं का अभाव, की सुविधाओं का अभाव। देखे होंगे ग्रामीण एरिया में लोग जैसे ही खेत से अनाज आता है तो अपनी आवश्यकता की या जितनी जरूरत की होती है उतना रख देते हैं और बाकी बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि उनके पास इकट्ठा करने के लिए जगह नहीं है, स्टोर करने के लिए सुविधा नहीं है। क्योंकि जितने भी ये सब सुविधाएं हैं सब शहरी एरिया में बने हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ स्टोरेज बनाए गए हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कुछ सीमित जगह पे है, तो उनको रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए अनाजों को जल्दी से बेच देते हैं। ये भी एक समस्या। अगला है वित्तीय सुविधाओं की कमी। वित्तीय सुविधाओं की कमी, वित्तीय सुविधाओं की कमी। ग्रामीण एरिया में अक्सर धन की कमी बनी रहती है, क्योंकि उतनी आमदनी ही नहीं होती है कि कुछ बचा सके। किसानों के पास खास तौर से वित्तीय सुविधा नहीं रहता है, तो वो अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने अनाजों को क्या करते हैं, बेच देते हैं, जल्दी बेच देते हैं, ताकि कुछ पैसा मिल जाएगा तो कुछ आगे और काम करेंगे या अगले सीजन की खेती करेंगे या अपनी अन्य जरूरत या आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ते भी ग्रामीण विपणन की एक दोष है। अगला बाजार की कुरीतियां। अगला है बाजार की कुरीतियां। बाजार की कुरीतियां का मतलब है कि बाजार में जो तमाम तरीके की कुरीतियां, कि भाई कोई है व्यापारी किसी अन्य मूल्य पर ले रहा है, कोई दूसरा है कोई दूसरे मूल्य पर ले रहा है, कोई ये प्रलोभन दे रहा है, कोई कटौती कर रहा है, कोई डंडी मार रहा है, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कोई अधिक मूल्य देता है तो डंडी मार लेता है, घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है। तो ऐसी बाजार में कुरीतियां भी बनी रहती है, खासतौर से ग्रामीण विपणन। जबकि शहरी विपणन में बड़ा कम चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे प्रमापित बाट माप तौल ओवर होता है। अगला है कृषि संगठन का अभाव। कृषि संगठन का अभाव। ग्रामीण एरिया में किसी भी प्रकार का कृषि संगठन नहीं होता है, शहरी एरिया में है, तो ये भी ग्रामीण विपणन के एक दोष की श्रेणी में आता है। अगला है विपणन संबंधी सूचनाओं का अभाव। एक और है विपणन संबंधी सूचनाओं का अभाव। सूचनाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्र में कितने में माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या बाजार भाव है, किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। यहाँ तक पेपर भी कुछ गांवों में नहीं आता है, कैसे पता चलेगा? सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सबके यहाँ टीवी नहीं है, तो जो व्यापारी कह दिया वही लोग मान लेते हैं कि हाँ यही रेट से बिक रहा है। तो इसकी भी समस्या है। ये था ग्रामीण विपणन के दोष। प्रश्न अब ये उठता है कि इस ग्रामीण विपणन की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो आइए इसको बताते हैं। कृषि विपणन में सुधार के उपाय। कृषि विपणन में सुधार के उपाय। सुधार के उपाय ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कृषि उपज की बिक्री के समय ध्यान देने योग्य बातें या इसकी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए बताते हैं कि इस कृषि विपणन में जो कमियां हैं, जो भी दोष है, इन दोषों को दूर करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं, कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले
व्यवस्थित व नियमित मंडियों की स्थापना की जाए। व्यवस्थित व नियमित मंडियों की स्थापना की जाए। मंडियों की स्थापना की जाए। व्यवस्थित और नियमित मंडियों की स्थापना का मतलब है कि ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में एक मंडी बने और वो ऐसा मंडी हो, व्यवस्थित और परमानेंट मंडी हो, जहां पे हर चीज ओपन रखा जाए, कोई भी किसान आसानी से अपनी उपज को बेच सके, कोई भी व्यक्ति उसे खरीद भी सकते, ऐसा मंडी बनाया जाए और एक निर्धारित मूल्य पर खरीदा बेचा जा सके, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और जो रेट वगैरह उसका हो वो एकदम ओपन हो, कि सबको पता हो कि यही रेट मार्केट में चल रहा है। दूसरा क्या है? वस्तुओं का वर्गीकरण व प्रमाणीकरण। दूसरा है वस्तुओं का वर्गीकरण व प्रमाणीकरण किया जो भी वस्तुएं खरीदी बेची जा रही हैं उनका क्या किया जाए? एक मानक तैयार किया जाए कि हाँ, क्वालिटी इसकी ए ग्रेड की है, ये बी ग्रेड की है, ये सी ग्रेड की है, उसका डिवाइडेशन भी कर दिया जाए और जो जिस क्वालिटी की हो वही रेट निर्धारित किया जाए। तो इसे वस्तुओं का प्रमाणीकरण ऐसे भी हो सकता है। अगला है भंडार गृहों की व्यवस्था की जाए। भंडार गृहों की व्यवस्था की जाए। भंडार गृहों की व्यवस्था का मतलब है स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनके पास रखने की सुविधा नहीं है और प्रेजेंट टाइम में बेचना भी नहीं चाहते, तो वो अपनी उपज के कुछ समय के लिए उस भंडार गृह में सुरक्षित रख सके और जब उन्हें आवश्यकता हो तो आसानी से बेच सके, तो भंडार गृहों की स्थापना की जाए। अगला है परिवहन की सुविधाओं का विकास किया जाए। परिवहन की सुविधाओं का विकास किया जाए। की सुविधाओं का विकास किया जाए। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही एक ऐसा जरिया है जो किसी भी देश की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि मान लीजिए देखे होंगे आज से 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले आने जाने का हर जगह सुविधा नहीं था, लोग पैदल तक जाते थे, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था तो बहुत दूर दराज था, कुछ ही जगह पर था। लेकिन आज क्या है, गली गली परिवहन का सुविधा है। तो परिवहन की सुविधाओं का जब विकास होगा तो देश का विकास होगा, सड़कें बनेंगी, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट के जरिया बढ़ेगा और जब ऐसा होगा तो रोजगार के अवसर के साथ साथ देश का भी आर्थिक विकास होगा, उस क्षेत्र के लोगों का भी आर्थिक विकास होगा। अगला है विपणन सूचनाओं का प्रकाशन किया जाए। विपणन सूचनाओं का प्रकाशन किया जाए। जो भी विपणन सूचनाएं हैं मार्केट से रिलेटेड, उनको ओपन रखा जाए कि हर व्यक्ति, खरीदार और विक्रेता दोनों भी आसानी से जान सके। और क्या क्या किया जाए? नाप तौल प्रणाली, प्रमापित प्रणाली अपनाई जाए। नाप तौल प्रमापित प्रणाली अपनाई जाए। जो नापने तौलने वाली सिस्टम है, बाट माप तौल जिसे कहा जाता है, उसको हर साल सरकार के द्वारा प्रमाणित कराया जाए। होता भी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं नहीं कराते, उस पर मोहर लगाई जाए वास्तव में 1 किलो का है कि नहीं है, नहीं तो पता चलेगा कि 900 ग्राम का है, ताकि कोई भी कंज्यूमर, उपभोक्ता ठगी का शिकार न हो। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, मूल्य घोषित किया जाए, घोषित किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है कि हर एक वस्तु का एक सरकारी रेट निर्धारित किया जाए, कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि यह सामान इतने ही में बिकेगी। अब कस्टमर के ऊपर है, सस्ता बेचे महंगा बेचे उसके ऊपर है, लेकिन उसका एक निर्धारित सरकार द्वारा कीमत फिक्स कर दी जाए। अगला क्या है, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वित्त की कमी है, सरकार द्वारा या विभिन्न सरकारी संस्थाओं के द्वारा वित्त की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीण विपणन को सरल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। और भी इसमें दिया गया है कुछ, सहकारी विपणन का विकास किया जाए, सहकारी विपणन का विकास किया जाए, माने ग्रामीण एरिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, जहाँ पे कोई भी उपभोक्ता आसानी से अपने वस्तुओं को ले जा सकता है, ला सकता है, खरीद सकता है, विक्रय कर सकता है, ये सब सिस्टम अपनाइए। तो ये तो हमारा टॉपिक था कृषि विपणन को सुधार करने के उपाय। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कृषि उत्पादों को विपणन से क्या तात्पर्य है, कृषि विपणन के दोष और उसके सुधार के उपाय बताइए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी यही क्वेश्चन दूसरे ढंग से भी आ सकता है कि भारत कृषि उत्पादों के विपणन से क्या असर है, कृषि उपज की बिक्री के समय किसानों को कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं। तो ये तो आपका कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है। आइए अब चलते हैं कृषि उत्पादों के विक्रय की विधियां। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाएं, जल्दी से नोट करिए इसको पहले, ठीक ना। ये सब पॉइंट्स है, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। मैं 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं स्क्रीन पर से। तो उतार लिए होंगे, जल्दी से उतारिए आप लोग। उतारने के बाद से अब थोड़ी सी इंक डाल लें हम। जो लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं, वीडियो को कम से कम शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो भाई मेरा भी मन टूट जाएगा, क्या करें। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें, आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें, ठीक है। चलिए आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अब प्रश्न हमारा उठता है कृषि उत्पादों के विक्रय। इसको मिटा रहे हैं, अब नोट कर लिए होंगे, इसी में का टॉपिक है। मिट गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादों के विक्रय की विधियां। ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पादों के विक्रय की 3 विधियां बताई गई। वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं
कि जो भी हमारे कृषि अनाज, कृषि उत्पाद, कृषि पदार्थ हैं, उनका क्रय विक्रय कैसे किया जाता है रूरल मार्केटिंग में, उसके लिए 3 विधियां बताई गई। वह 3 विधियां कौन कौन सी हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक है। फर्स्ट विधि है समझौता विधि। समझौता विधि। दूसरी विधि क्या है? नीलाम विधि। नीलाम विधि। और तीसरी विधि हमारी दी गई है छिपी हुई या गुप्त विधि। छिपी हुई या गुप्त विधि। यही 3 है। क्वेश्चन यहां पे आ सकता है कि कृषि उत्पादों के विक्रय की कौन कौन सी विधियां? तो ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पादों के विक्रय की मात्र 3 विधियां हैं, समझौता विधि, नीलाम विधि या छुपी या गुप्त विधि। अब प्रश्न ये होता है कि समझौता विधि क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, समझौता विधि का मतलब होता है कि एक ऐसी विधि जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में इस बात का समझौता करते हैं कि भाई हमको ये सामान बेचना है, अगला कहता है ठीक है हमको ये खरीदना है। दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि भाई कि ठीक है मैं इस मूल्य पर बेचूंगा, अगला कहा कि मैं इस मूल्य पर खरीदूंगा। दोनों का विचार जब आपस में मिल जाता है तो एक सामान का क्रय विक्रय, कृषि उत्पादों का क्रय विक्रय हो जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है समझौता विधि। ये तो सभी लोग जानते हैं कि समझौता विधि क्या होता है। ऐसी विधि जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए एक निश्चित मूल्य पर सहमत होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने सामानों को बेचता है और एक खरीदता है, तो इसे समझौता विधि कहा जाता है। ठीक ना। अगला है नीलामी विधि। नीलामी विधि क्या होती है? नीलामी विधि का मतलब है ये एक अलग ढंग का है। अलग ढंग का कैसा है कि एक विक्रेता, जो भी विक्रेता हैं आपस में एक ढोलाकार विधि में, ढोलक के आकार की विधि में बैठे रहते हैं मार्केट में। सभी अपने अपने प्रोडक्ट को रखे रहते हैं सामने और सभी लोग एक रेट फिक्स किए रहते हैं। हाँ भाई, इतने रुपए पे जो लेना चाहे ले ले, इतने रुपए पे जो लेना चाहे वो ले ले। ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है नीलामी विधि में ऐसे भी किया जाता है कि एक ने बोली लगाई, क्योंकि जो नीलाम होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सभी लोग आपस में ऐसे सामने बैठे रहते हैं, एक सामान है सामने जो बिकने वाला है, कहा गया कि इसका रेट लगाइए। किसी एक व्यक्ति ने लगाया 500 रुपया, तो दूसरा कहा भाई उसको लगा कि हम खरीदते तो कुछ और बात हो रही थी, हमारे ये यूज में आएगा, कहा कि 510 रुपया। तीसरा कहा अरे यार ये तो और मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ले लेता तो कुछ और बात होता, तो उसने कहा 550 रुपया। किसी ने 600, किसी ने 700, ऐसे ऐसे रेट लगाए। जो हाईएस्ट बोली लगाता है उसी का वो सामान होता है। तो ऐसी विधि को क्या कहा जाता है? नीलामी विधि कहा है। यह कस्टमर की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कितनी आवश्यकता है, क्योंकि जिसको जितनी ही आवश्यकता होगी उतने ही अधिक मूल्य देकर उस वस्तु को आसानी से क्रय कर लेगा। ठीक ना। आगे बढ़िए। एक होता है छिपी हुई या गुप्त विधि। छुपी हुई या गुप्त विधि का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी विधि जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों डिफरेंट अलग होते हैं। विक्रेता का माल उनके प्रतिनिधि या एजेंट के द्वारा बेचा जाता है, न क्रेता बेचता है, विक्रेता बेचता नहीं है, बल्कि उसका एजेंट बेचता है। यह उसका जो दलाल होता है वो जब माल क्रेता को बेचता है, विक्रेता और क्रेता दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, तो उसे छिपी हुई या गुप्त विधि कहा जाता है। लेकिन मार्केटिंग में यह विधि एक डिफरेंट टाइप का ये मतलब होता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका मार्केट है और यहाँ पे सबकी सामानें रखी गई। ठीक है। सबका एक एजेंट होता है, एक बाजार का प्रतिनिधि होता है। यदि चूंकि ये एकदम हट के है, इसमें क्या करता है कि उसका प्रतिनिधि जिस सामान को बेचना रहता है, ठीक ना, और किसी पार्टी को खरीदना रहता है, तो उसने डन कर लिया कि हमको खरीदना है,
तो उसका एजेंट किसी के ऊपर अंगोछा या तौलिया रख देता है ताकि यह बुक हो गया। देखते होंगे ट्रेनों में या बसों में जाते होंगे, बड़ा भीड़ होता होगा, तो जो जल्दी से घुसता है तो किसी सीट पर बर्थ पर क्या करता है, कुछ रुमाल या तौलिया या कपड़ा रख देता है या सामान रख देता है। इसका मतलब उस सीट उसके लिए हो गई, हो जाती है। उसी तरह बहुत सारे सामाने जब रखे गए हैं और उस मंडी का जो प्रतिनिधि है, यदि किसी को खरीदना है, उसने वो जिसके सामान के ऊपर रख दिया, समझिए वही सामान उसका हुआ। वो सब लगभग एक ही टाइप के हैं सामान, ऐसा नहीं कि सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामान है, एक ही टाइप के सामान होता। अब जिसके भाग में जो पहुंचे। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में आम आता है, पेटी में आता है, कैरेट में, बक्से बंद रहते हैं। हो सकता है कि उसमें अच्छी क्वालिटी का भी आम हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो, कुछ खराब भी हो गए हो, छोटी क्वालिटी के हों, बड़े का। भाई अब कैरेट ढक्कन थोड़े खोले, वो जिसके भाग में जो निकल जाए वो क्या है, छिपी या गुप्त विधि कहा जाता है। तो यह कृषि उत्पादों के विक्रम। देखे मान लीजिए आप खाद लेते हैं, यूरिया लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, क्या करते हैं, जब बोरा पैकिंग पूरा लेते हैं, सामने से ना दिख रहा है कि यूरिया है, बोरा अनाज है या क्या नाम है, बीज है या डाई है, जो भी है। अब अंदर किस क्वालिटी का है, गला हुआ है कि ढेला है, थक्का है, बाहर से कैसे जानेंगे, ठीक ना। तो ये क्या कहलाता है, गुप्त या छिपी हुई विधि कहलाता है। अब प्रश्न इसमें एक चीज और उठता है कि कृषि उत्पादों के विपणन, किस किस चीज का विपणन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कृषि उत्पादों का विपणन में क्या क्या चीज बेचा जाता है। कृषि उत्पादों का विपणन, कृषि उत्पादों के विपणन में बहुत सारी चीजें को बेचा जाता है। क्या क्या बेचा जाता है, जैसे कि गेहूं चावल, गेहूं बेचा जाता है, चावल बेचा जाता है, और क्या बेचा जाता है, जूट कपास, जूट कपास, और भी क्या बेचा जाता है, गन्ना, या अन्य कोई अनाज, अन्य ये कृषि उत्पादों के विपणन में बेचा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि इन पदार्थों को कैसे बेचा जाता है। कृषि उत्पादों का जो विपणन में गेहूं, चावल, जूट, कपास, गन्ना व अन्य जितने भी अनाजें बेची जाती हैं, इनको बेचने का क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है, तो आइए उसको भी जानते हैं। एक चीज भी और भी बता दे रहे हैं, इनमें फसलें जो होती हैं रबी और खरीफ दोनों टाइप की होती हैं। तो रबी की हो चाहे खरीफ की हो, कृषि उत्पादों का विपणन सेम ढंग से किया जाता है। इसमें से किसी भी चीज का जब विपणन किया जाता है तो विपणन से करने से पूर्व उसे निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। आइए इसको मैं मिटा देता हूं। वो सभी के लिए एक ही नियम है। कृषि उत्पादों के विपणन में ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें, यह मैंने इसलिए लिखा कि क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, गेहूं के विपणन किस प्रकार किया जाता है, या गेहूं के विपणन के दौरान किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, चावल के विपणन में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, जूट के विपणन में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, कपास, गन्ना या अन्य अनाजों के विपणन में किस बातों को ध्यान में रखा जाता है। चाहे इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला होगा बाजार के लिए तैयारी करना, बाजार के लिए तैयारी करना, ठीक ना।
बाजार के लिए तैयारी करने का मतलब क्या होता है? यदि क्वेश्चन में आए थे गेहूं के विपणन के लिए, चावल के विपणन के लिए, जूट के विपणन के लिए, किसी के भी विपणन के लिए, तो सबसे पहले जैसे गेहूं का विपणन, गेहूं भारत का क्या है? मुख्य खाद्यान्न है, मुख्य खाद्य फसल है। चावल भी मुख्य खाद्यान्न है, ठीक ना। तो इसके लिए हम बाजार की तैयारी करते हैं। बाजार की तैयारी का मतलब है कि हम अपना सामान पूरा इकट्ठा करते हैं, उसको उगाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, कौन कौन सी क्वालिटी है, बाजार में किस बाजार में ले जाएंगे, ये सब बातों को तय करते हैं। अगला है दूसरा, एकत्रीकरण व केंद्रीकरण करना। एकत्रीकरण व केंद्रीकरण करना, व केंद्रीयकरण करना। उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं? कलेक्ट करने के बाद से उसको डिवाइड भी कर देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तीसरा इसमें दिया गया है वित्तीय साधन की व्यवस्था करना। तीसरा क्या है? वित्तीय साधन की व्यवस्था करना। अब भाई मार्केट में ले जाने के लिए, विपणन करने के लिए पैसे की भी कुछ जरूरत होगी, उसकी व्यवस्था करते हैं, उसका क्रय विक्रय करने के लिए। अगला क्या करते हैं? श्रेणीयन व प्रमापीकरण करना। श्रेणीयन व प्रमापीकरण करना। अब क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि किस क्वालिटी की कौन कौन सी बोरी है, कौन कौन सा गत्ता है, किस रेट पर बेचा जाएगा, यह डिसाइड किया जाता है। और लास्ट में है सरकारी क्रय विक्रय करना। लास्ट है सरकारी क्रय विक्रय करना। क्रय विक्रय करना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पे कि भारत में गेहूं का विपणन किस प्रकार किया जाता है। इन सब में यही 5 पॉइंट होंगे। चावल का विपणन भारत में किस प्रकार किया जाता है, यही 5 पॉइंट। जूट काले में भी यही 5 पॉइंट, कपास वाले में यही 5 पॉइंट, गन्ना वाले में भी वही, और कोई अनाज दिया है तो भी। बस अंतर इतना ही रहेगा इसमें, यदि गेहूं के संदर्भ में लिख रहे हैं तो सारा डिटेल गेहूं के बारे में, कि भारत में गेहूं का उत्पादन ऐसे हुआ, इस फसल में हुआ, इतना उत्पादन हुआ, इतने, यह मुख्य मतलब खाद्यान्न फसल है, ठीक ना, इस क्षेत्रों में इतना होता है, इस पर भारत में लोगों की निर्भरता इतनी है, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। अब इसके बाद से गेहूं की कटाई इस महीने में हुई, कटाई के बाद से उसको साफ वगैरह किया गया, घर तक लाया गया, ये आपका तैयारी वाले में हो जाएगा। उसके बाद से उसका कलेक्शन किया गया, उसके बाद से वित्तीय संसाधन जुटाए गए, उसके बाद डिवाइडेशन किया गया, क्वालिटी निर्धारित किया गया, उसके बाद सरकार के यहाँ लेकर क्रय विक्रय कर दिया गया। यही चीज आप सबके बारे में लिखेंगे, लेकिन पॉइंट आपके यही रहेंगे, लेकिन उसमें नाम इनका रहेगा, जिस चीज के विपणन के संदर्भ में कहा रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपके आज पढ़ाए हैं। पहला क्या था? ग्रामीण विपणन वातावरण, ग्रामीण रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, और दूसरा था भारत में कृषि उत्पादों का। इसमें काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी टॉपिक दिए हैं वो टॉपिक था। इस पे भी कई ठो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कृषि उत्पादों का विपणन किस प्रकार किया जाता है, इसकी कमियां क्या है, दोष क्या है, दूर करने के उपाय क्या हैं, और इसमें आगे ये भी जोड़ सकता है, ठीक ना। तो इस तरह 2 लेक्चर आप लोग का कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फर्स्ट वीडियो आप लोग देखे लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि रिस्पांस आए, क्योंकि आप रिस्पांस देंगे तो हम उससे भी बेहतर रिस्पांस देंगे, इसलिए थोड़ा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, बहुत जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए